नमस्कार। हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में कवि सुमित्रानंदन पंत, जो प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं, उनके विषय में जानकारी लेंगे। उनका परिचय, उनकी साहित्यिक उपलब्धियां, इस विषय पर हम बातचीत करें। आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में छायावाद में 4 बड़े स्तंभ रहे: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत। ये 4 ऐसे पिलर हैं, 4 ऐसे स्तंभ हैं जिन पर छायावाद का पूरा महल खड़ा है। आधुनिक काल की हिंदी कविता में इन रचनाकारों का अपना एक उल्लेखनीय स्थान है। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार भावनाओं के कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म हिमालय के सूरम्य प्रदेश कुर्मांचल कुमायूं के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 को हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगाधर पंत और माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था। कौसानी के वर्नाक्युलर स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर ये उच्च विद्यालय में अध्ययन के लिए अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूल में प्रविष्ट हुए। यहीं पर इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रखा। 1919 ईस्वी में बनारस आगमन के पश्चात यहीं से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लेने के पश्चात गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। फिर स्वाध्याय से ही अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला साहित्य का गहन अध्ययन किया। आप जानते हैं कि 1919 में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी कर रहे थे। उस समय में बहुत से राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत युवाओं ने, साहित्यकारों ने देश की आज़ादी के लिए जिनके मन में कुछ उल्लास था, उमंग थी, उत्साह था, त्याग और बलिदान की भावना थी, उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी नौकरियां छोड़ी, स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। उसी कड़ी में इन्होंने भी ऐसा काम किया जो राष्ट्र के स्वातंत्र्य समर में उनकी आहुति के रूप में माना जाता है। उपनिषद, दर्शन तथा आध्यात्मिक साहित्य को इनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। पंडित शिवाधर पांडे ने इन्हें अत्यधिक प्रेरित किया। ये शुरुआत साहित्य की यहाँ से होती है। इलाहाबाद जब वे वापस आए तो रूपाब नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने किया। बीच में प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर के संपर्क में आए और फिर इनका परिचय अरविंद घोष से हुआ। ये उस समय में स्वातंत्र्य आंदोलन में बड़े लोग थे जिनसे इनका संपर्क हुआ। इनके दर्शन से प्रभावित होकर के, यानी अरविंद घोष के दर्शन से प्रभावित होकर, पंत जी ने अनेक काव्य संकलन, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, उत्तरा आदि प्रकाशित किए। 1950 ईस्वी में आकाशवाणी में हिंदी चीफ प्रोड्यूसर और फिर साहित्य सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए। 1961 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण सम्मान, कला एवं बूढ़ा चांद, इनका एक काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत भूमि पुरस्कार, चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। और इससे कविवर पंत की हिंदी साहित्य जगत में बड़ी ख्याति हुई, प्रसिद्धि हुई। सब जगह पर इनके चर्चे होने शुरू हुए। 28 दिसंबर 1977 को ये प्रकृति का सुकुमार कवि प्रकृति की गोद में समा गया और हम सबको अपने अमर साहित्य का एक धन दे करके गया। वो थाती हमारे पास में है। इसलिए इतने समय के बाद भी आज हम 6 दशक 5 दशक बाद उनकी बात कर रहे हैं, 6ठे दशक में चल रहे हैं। उसके बावजूद भी पंत का हम सब पर यह एहसान है, उपकार है, उनको हम याद करते हैं। उनकी काव्य रचनाओं की चर्चा हम यदि करें तो काव्य रचनाएं इस समय के रचनाकारों ने वृहद मात्रा में साहित्य रचा, विविध क्षेत्रों में रचा। विषय की विविधता, शिल्प की विविधता, वर्ण जो प्रतिपाद्य है उनको लेकर, हेतुओं को लेकर, प्रयोजन क्या है, इन सब को लेकर के, लेकिन मूलतः इंसान को इंसान बनाए रखने का, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, स्वातंत्र्य का अपना क्या महत्व है व्यक्ति के जीवन में, इन सब चीज़ों को लेकर इन्होंने लिखना शुरू किया। उपन्यास भी लिखे, गीत भी लिखे, कहानियाँ भी लिखी, लेकिन मूलतः ये कवि थे
काव्य रचनाएं इनकी: वीणा 1919 में प्रकाशित हुई, उच्छ्वास 1919 में, ग्रंथि 1920 में, पल्लव 1926 में, गुंजन 1932 में, युगांत 1937 में, युगवाणी 1938 में, ग्राम्या 1940 में, स्वर्ण किरण 1947 में, युगांतर 1948 में, उत्तरा 1949 में, चिदंबरा 1958 में, कला और बूढ़ा चांद 1959 में, लोकायतन ये बाद में प्रकाशित हुई, गीति नाट्य ज्योत्सना, रजत शिखर, अंतिमा ये 1955 में प्रकाशित है। उपन्यास हार नाम से इनका उपन्यास है 1960 में। कहानी संग्रह 5 कहानियां ये 1988 में प्रकाशित हुए। सुमित्रानंदन पंत भाव और कला पक्ष दोनों दृष्टि से उनकी रचनाएं उल्लेखनीय है। कविता मूलतः भावों पर आधारित होती है। दो पक्ष हैं, एक आभ्यंतरिक पक्ष होता है, एक बाह्य पक्ष होता है। आभ्यंतरिक पक्ष माने भीतरी पक्ष है, आंतरिक पक्ष है जिसको भाव पक्ष कहते हैं, और बाह्य पक्ष माने कला पक्ष। भाव पक्ष हृदय का विषय है, कला पक्ष मस्तिष्क का विषय है। हृदय पक्ष जब भावनाओं की बात होती है वो भीतर महसूस किया जाता है, अनुभूति का विषय है, और मस्तिष्क वाला शिल्प वाला जो पक्ष है वो विचार का पक्ष है, चिंतन का पक्ष है। भाव आह्लादित करते हैं, हृदय में उठते हैं। इसलिए कवि भावुक होता है, वो दूसरे की पीड़ा को देख करके दुखी हो जाता है, दूसरे के सुख को देख करके आह्लादित हो उठता है। ये कवि के हृदय की उदारता, उदात्तता है, उसकी संचेतना और संवेदना है कि वो व्यष्टि से समष्टि में जाता है और समष्टि से व्यष्टि में आ जाता है, समष्टि के दर्द को व्यष्टि का दर्द बनाता है और व्यष्टि की खुशियों को समष्टि में बिखेर देना चाहता है। ये कवि का अपना उद्देश्य होता है। भाव पक्ष की दृष्टि से सुमित्रानंदन पंत को यदि हम देखें तो ये सौंदर्य के कवि, सौंदर्य के उपासक, सौंदर्यानुभूति के 3 मुख्य केंद्र इन्होंने रखे: प्रकृति, नारी और कला। उनका सौंदर्य प्रेमी मन प्रकृति को देखकर विभोर हो उठता है। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। इन्होंने तो प्रकृति के सामने नारी को भी ठुकराया। पहले तो बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, हे बाला, हे सौंदर्यवती, हे सुंदरी, हे किशोरी, हे रूपवती, मैं तुम्हारे इन केश राशि में, बिखरे हुए केशों की लटाओं में, इन अलकों में अपने आप को कैसे उलझा सकता हूं। छोड़ अभी से इस जग को, इस प्रकृति को, संसार को, इसकी सुरम्यता को, प्राकृतिक सौंदर्य, इस वैभव को कैसे छोड़ दूं। ये मुझे बहुत लुभाता है। इसलिए शुरुआत में इनका रहा प्रकृति में ही मन रमा रहा। वीणा, ग्रंथि, पल्लव आदि प्रारंभिक जो कृतियां हैं उनमें प्रकृति का कोमल रूप परिलक्षित हुआ है। आगे चलकर गुंजन आदि काव्य रचनाओं में कविवर पंत का प्रकृति प्रेम थोड़ा मांसल बन गया और नारी सौंदर्य का चित्रण करने लग गए। पल्लव एवं गुंजन में प्रकृति और नारी मिलकर एक हो गए हैं। वहां पर जाते थोड़ा सा बदलाव आया। कल्पना के विविध रूप व्यक्तिवादी कलाकार के समान अंतर्मुखी बनकर अपनी कल्पना को असीम गगन में खुलकर विचरण करने देते हैं। रस चित्रण पंत जी का प्रिय रस श्रृंगार है, परंतु उनके काव्य में शांत, अद्भुत, करुणा, रौद्र आदि रसों का भी सुंदर परिपाक हुआ है। जब कल्पना की उड़ान भरते हैं कवि पंत तो फिर असीम गगन तक खुल करके विचरण करते हैं। कविता में, उपन्यास में, कथा साहित्य में कल्पना की अपनी एक अहम भूमिका होती है। कल्पना यथार्थ से उठती है, कल्पना व्यक्ति को यथार्थ के अंतिम शिखर तक पहुंचाती भी है, उनकी जड़ों तक भी पहुंचाती है। ये कल्पना की ताकत है। कल्पना वाहियात नहीं होती है, निर्मूल नहीं होती है, उसकी जड़ बहुत गहरी होती है। अनुभवी व्यक्ति की कल्पना में जीवन का यथार्थ मुखर हो उठता है। ऐसी ही कल्पनाएं सुमित्रानंदन पंत की है। हम जब इनको पढ़ना शुरू करते हैं तो भाव पक्ष की प्रबलता हमारे सामने आती है। कभी प्रकृति, कभी नारी, वो उभर करके जब सामने आती है वो भावनाएं, हर व्यक्ति को, पाठक को लगता है कि वो मेरी ही है। कला पक्ष की दृष्टि से देखें, कला शिल्प पक्ष को कहते हैं। बाहरी बनावट, बाहर से देखने से लग जाता है कि क्या है।
कला पक्ष में भाषा, शैली, वर्णन, अलंकार, ये सब चीजें आती। पंत जी की भाषा चित्रात्मक है, चित्र जैसा खींचते हैं। जब पाठक पढ़ता है तो उसके सामने एक स्क्रीन जैसे चलती है, जैसे चलचित्र चल रहा हो, जैसे रील घूमती है, और वो प्रकृति का वर्णन करते हैं या किसी यात्रा का वर्णन करते हैं, किसी सौंदर्यवती के साथ में वार्तालाप, उसके साथ भ्रमण की बात करते हैं, तो पाठक को लगता है कि उसके सामने एक रील चल रही है, एक चलचित्र चल रहा है, तो चित्र सा खींचते चलते हैं। साथ ही उसमें संगीतात्मकता के गुण भी मौजूद हैं। कविता के मूल तत्व पंत जी मानते हैं कि लय होती है, और लय के लिए संगीत का ज्ञान होना आवश्यकता होता है। तो लय इनकी रचनाओं में, लय का जो पक्ष है, वो संगीतात्मकता का पक्ष है, वो बड़ा प्रबल है। इन्होंने कविता की भाषा में भाव में पूर्ण सामंजस्य पर बल दिया है। जैसे भाव वैसी भाषा। प्रकृति संबंधी कविताओं में चित्रात्मकता अपनी चरम सीमा पर दिखाई देती है। कोमलकांत पदावली से युक्त सहज खड़ी बोली में पद लालित्य का गुण विद्यमान है। उन्होंने अनेक नए शब्दों का निर्माण भी किया, जैसे टलमल, रलमल आदि। उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ एवं परिमार्जित है, जिसमें एक सहज प्रवाह और अलंकृति देखने को मिलती है। पंत जी की शैली में छायावादी काव्य शैली की समस्त विशेषताएं विद्यमान हैं, जैसे लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, ध्वन्यात्मकता, चित्रात्मकता, सजीव मनोरम बिंब विधान आदि पर्याप्त रूप से मौजूद है। इसलिए छायावाद के श्रेष्ठ और सफल कवि है। पंत जी को उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति जैसे अलंकार विशेष प्रिय थे। वे उपमाओं की लड़ी बांधने में अत्यंत सक्षम थे। उन्होंने मानवीकरण एवं ध्वन्यर्थ व्यंजना जैसे पाश्चात्य अलंकारों के भी प्रयोग किए हैं। इन्होंने नवीन छंदों का प्रयोग किया, मुक्तक छंदों का विरोध किया, क्योंकि वे उसकी अपेक्षा तुकांत छंदों को अधिक सक्षम मानते थे। मुक्तक से मतलब उनका है मुक्त छंदी, जो छंद के विधान को नहीं मानते, अंत्यानुप्रास को नहीं मानते, मात्रात्मक विधान में कहीं पर मिलाना नहीं, वो छंद से आबद्ध रचनाओं के पक्षकार थे, पैरोकार थे। हिंदी साहित्य में उनके स्थान की यदि हम चर्चा करें तो हम पाएंगे कि कविवर पंत के काव्य में जो कल्पना और भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं, वो उन्हें हिंदी साहित्य के शिखर पर पहुंचाते हैं। पंत जी सौंदर्य के उपासक थे। वे युग दृष्टा और युग सृष्टा दोनों थे। युग दृष्टा माने पूरे संसार को, उस अपने युग को देखने वाले, युग को जानने वाले, गहन अनुभूति रखने वाले और अनुभूत सत्य को अपनी रचनाओं में उकेरने वाले थे, इसलिए उनको युग दृष्टा कहते हैं। और युग सृष्टा इसलिए अपने युग के निर्माता के रूप में उभर करके सामने आए। पंत जैसे रचनाकार जिनका विपुल और वृहद साहित्य है, उन्होंने अपने युग को अपनी रचनाओं में इस रूप में बांधा है कि वो उस युग के प्रणेता के रूप में उभर करके सामने आए हैं। इसलिए वो युग सृष्टा भी है, युग दृष्टा भी है। असाधारण प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। छायावाद के युग प्रवर्तक कवि के रूप में उनकी सेवाओं को सदा याद किया जाता रहेगा। हिंदी साहित्य में जो कविताओं के प्रेमी लोग हैं, जिनको प्रकृति के आलंबन, उद्दीपन रूप को देखना है, आलंकारिक रूप को देखना है, प्रकृति कहीं उपदेशिका बनकर के सामने आती है, कहीं प्रेयसी बनकर के सामने आती है, वो मानवीकरण अलंकार जहाँ प्रकृति के साथ में कवि पंत का वार्तालाप होता है, प्रकृति को अपनी निगाह से जब वो देखते हैं, वो अनुराग भरी निगाह और उनकी शब्दों का वो भावानुकूल भाषा जब पढ़ते हैं, तो पाठक, सुधी साहित्यकार उनकी लेखनी को सलाम करते हैं। ऐसे महनीय रचनाकार की कुछ रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में लगी है। आज हमने उनके परिचय और साहित्यिक उपलब्धियों पर चर्चा की। अगले वीडियो में पंत की रचनाओं का भावार्थ देखेंगे, उनका प्रतिपाद्य देखेंगे, उनका हमारे जीवन से, आज के जीवन से जुड़ाव और प्रासंगिकता, इन पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।